प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। राजज्ञानशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से चौथा अध्याय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता है आत्मकथ्य। आइए इनका परिचय जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। वाराणसी काशी या बनारस का ही नाम है। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावाद के प्रणेता हैं, प्रमुख कवि हैं। छायावादी जो काव्य परंपरा है उसके 4 प्रमुख कवि हुए हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। 3 कवि और एक कवियत्री हैं महादेवी जी। तो इन्हीं में से छायावादी लेखन की जो शुरुआत करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी थे। इनका निधन 1937 में हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी विश्व प्रसिद्ध इनकी काव्य कृति है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। कविता भी इन्होंने लिखी है और गद्य भी लिखे हैं, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धुर स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। 3 उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का जो साहित्य जीवन है उसकी कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। प्रसाद का जो साहित्य है वो जीवन की कोमलता, माधुरता और शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ जो आत्मकथ्य कविता है उसका परिचय दिया गया है। आइए जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद के संपादन में एक हंस पत्रिका निकलती थी। इसका एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। तो प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी से आग्रह किया गया कि जयशंकर प्रसाद जी आप भी आत्मकथा लिखो, अपनी कहानी लिखो। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता का नाम है आत्मकथ्य। अर्थात वो सहमत नहीं थे, लेकिन जब जवाब दिया गया तो यह आत्मकथ्य के रूप में कविता का निर्माण हो गया। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। हंस पत्रिका के आत्मकथा जो विशेष अंक निकलता था उसमें ये प्रकाशित हुई 1932 में। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मार्मिक होती है दिल को छूने वाली। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। ललित से मतलब है कोमल, सुंदर और नए शब्द, और बिंब जो शब्द है इसका अर्थ है ध्वनित करने वाला। अर्थात हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें
जैसे हम नींबू शब्द का प्रयोग करें तो नींबू शब्द को सुन करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो बिंब का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि के द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। आइए आत्मकथ्य शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। मधुप होते हैं भंवरे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि कहता है कि गुंजन करते हुए जो भंवरे हैं, भंवरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे हैं और उन पुष्प के पादपों से कितनी ही पत्तियां मुरझा करके गिर रही हैं, अर्थात उनका जीवन समाप्त हो रहा है। उनके जीवन की जो करुण कहानी है वो उसका अंत हो रहा है। उनका अपना जीवन भी व्यथाओं की कहानी है, दुख परेशानियों की कहानी है उन पत्तियों की जो पहले हरी भरी थी लेकिन अब वो मुरझा करके गिर रही हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज घनी मात्रा में जो पत्तियां हैं उनका जीवन समाप्त हो रहा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर होता है गहरा, अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं होती, नीलिमा नीला आकाश। इस गहरे सीमा रहित आकाश में असंख्य अनंत जीवन रूपी इतिहास भरे हुए हैं। कहने का मतलब है कि फूल पर भटकने वाले भौरे का गुंजार देखो क्या है, और कभी भी तृप्त नहीं होने वाली उसकी प्यास देखो कि एक पुष्प से वो मकरंद ले लेता है, फिर रुकता नहीं है, दूसरे पे चला जाता है, फिर तीसरे पे चला जाता है। इस तरह से वो पुष्प पर भटकता फिरता है और इसी दौरान डालों से मुरझाकर गिरने वाली जो पत्तियां हैं उनका जीवन, उनकी नश्वरता की कहानी सुना रहा है। पत्तियां जन्मती हैं और पीली पड़ करके फिर नष्ट हो जाती हैं। तो इस अनंत नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन पल रहे हैं। कितने जीवन पल रहे हैं? असंख्य जीवन पल रहे हैं। सबका अलग अलग इतिहास है, जीवन इतिहास। उन सबका क्या है? अलग अलग जीवन इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और उन्हें लिखने वालों ने, जो इतिहास लिखता है, कहानी कहता है, लिखने वाले ने स्वयं को ही उस व्यंग और उपहास का पात्र बनाया है। यदि कोई हम गाथा लिखें, कथा लिखें, कहानी लिखें तो वो स्वयं ही अपने उस उपहास का पात्र बनता है। कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या ये सब चाहकर भी, देखकर भी तुम यही चाहोगे? तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती है। मित्रों, उसके उपरांत भी तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, अपनी आप बीती आप लोगों से कह डालूं? तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। क्या तुम ऐसी मेरी दुर्बलता भरी कहानी को सुनकर के सुख पाओगे और फिर तुम देखोगे कि ये तो मेरी जो गागर है, जीवन रूपी जो गागर है, खाली जो गगरी है, महत्वहीन जो आत्मकथा है, इसे पढ़कर क्या तुम्हें सुख प्राप्त होगा? कवि प्रसाद जी से उसके जो मित्र थे
वो बार बार आग्रह कर रहे थे कि कवि महाशय जी आप अपनी आत्मकथा लिखें। बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, आप भी अपनी आत्मकथा लिखें। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ विशेष नहीं है, मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ नहीं हैं जिनको मैं आत्मकथा में वर्णित कर सकूँ। मेरा जीवन तो संघर्षों का, दुखों का जीवन रहा है। तो मेरी इन दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, सामान्यता को सुनकर के तुम विशेष सुख नहीं पाओगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि हे मित्रों, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे शून्य रस से, खाली गगरी जैसे जीवन के बारे में पढ़ कर के तुम स्वयं को ही, अपने आप को ही अपराधी नहीं समझने लगो। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मेरे जीवन के रस को चुरा करके अपनी जो सुख रूपी गगरी है, अपना सुख है, उसको बढ़ाया है। अर्थात मेरे जीवन की खुशियों को चुरा करके तुम अपनी खुशी समझना चाहते हो, खुशी बढ़ाना चाहते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अर्थात मेरे सुख से, मेरे जीवन की गाथा को सुन करके अपने सुख को और बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिख लाऊं मैं। कवि कहता है, अपनी सरलता को, अपने सीधे स्वभाव को संबोधित करते हुए कहता है कि वह अपनी भूलों और अपने ठगे जाने के विषय में बता करके अपनी सरलता को, अपने सरल हृदय की जो भावनाएं हैं उनको, जीवन के यथार्थ को, जीवन सत्य को अगर सबके सामने लाते हैं तो लोग सहानुभूति नहीं जताते, वरन उल्टे क्या करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कवि अपनी भूलें दिखा करके और भूलों को बतला करके दूसरों को जो सत्य सामने लाना नहीं चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ भूलें करता है। उसकी जो कमियां हैं, जब वो उनको उजागर करेगा तो जो श्रोता है वो उससे क्या करेगा, उसके प्रति संवेदना न जता करके उसकी खिल्ली उड़ाएगा, उसकी मजाक उड़ाएगा। तो यही बात जयशंकर प्रसाद जी यहाँ कहना चाहते हैं। वो अपनी विवशता और दुर्बलता को अपने मित्रों के समक्ष लाना नहीं चाहते हैं। वो जीवन के महत्वपूर्ण क्षण जो हैं, समय जो है, उसको सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रेम और सुख की वे बातें किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनके साथ छल हुआ। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रिया के साथ बिताए गए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी सबके सामने कैसे बताऊं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वो उजली हुई कहानी कैसे गाऊं उन मधुर मीठी चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जिन चांदनी रातों में मैं अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिला करके हंसता था और मीठी मीठी बातें करता था। अर्थात मैं ऐसी अपनी प्रेम की कहानी को दूसरों को कैसे बताऊं, उन भूली स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित करना नहीं चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मेरे जीवन में मुझे ऐसा सुख नहीं मिला है, जो सुख के सपने मैंने देखे हैं
वो सपने साकार नहीं हुए। मेरी सुख जो है वो मेरे पास आते आते मुस्कुरा करके दूर से ही बिना ही मुझसे मिले और वो अधूरा रह गया है, दूर चला गया है। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वो समीप मेरे गले नहीं लग पाया। वो जो सुख है वो उसे मैं महसूस नहीं कर पाया, उसे प्राप्त नहीं कर पाया और वो दूर से ही मेरे पास से ही निकल गया। अर्थात मुझे वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं हुई। तो कवि अपनी मधुर स्मृतियों को याद करके व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आगे चलते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। जिसके अरुण कपोलों की, अरुण लाल गालों की, कपोल होते हैं गाल की, मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी। अनुरागनी प्रेम करने वाली, अनुराग करने वाली। उषा प्रातःकाल को कहा गया है, भौर को उषा कहा गया है। लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। मधुमाया, मधुमाया होती है मधुर, मधुरता, एक मोहकता। उसकी स्मृति पाथे बनी है। उसकी स्मृति, स्मृति होती है याददाश्त। पाथे का मतलब है संबल, सहारा। स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, एक थका हुआ जो राहगीर है उसके पथ की, उसके राह का जो रास्ता है, पंथा है, पंथ है, पंथ बोलते हैं रास्ते को, पथिक होता है पथ पर चलने वाला। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन सिलाई, कंथा होती है गुदड़ी। यहाँ गुदड़ी को अंतर्मन कहा गया है, आंतरिक जो मन है उसको कंथा कहा गया है। यहाँ कवि अपनी मधुर स्मृतियों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी प्रिया के लाल लाल जो कपोल हैं, अरुण जो कपोल हैं, लाल लाल जो गाल हैं, इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी जो ऊषा है, प्रातःकालीन जो ऊषा है, भौर जब होती है तो पूर्व दिशा में सूर्य की जो लालिमा छा जाती है उसको यहाँ पर ऊषा कहा गया है। वो अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। किससे? जयशंकर प्रसाद की प्रेमिका से। कहने का भाव यह है कि मेरी प्रिया के लाल लाल जो कपोल हैं वो उषाकालीन लालिमा से भी सुंदर थे। कवि आगे कहता है कि आज उसी प्रेमिका की स्मृतियाँ मुझे जैसे थका हुआ एक पथिक होता है उसका वो सहारा बनी हुई हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। आज वो मेरा संबल है, सहारा है और उसी संबल सहारे के साथ मैं अपने जीवन रूपी रास्ते पर चल रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। हे मित्रों, क्या तुम मेरी उन मधुर यादों की जो गुदड़ी है, मेरा अंतर्मन है, क्या उसके भीतर झांकना चाहते हो? अर्थात तुम मेरी दुख भरी यादों को जगा करके देखना चाहते हो, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। इसीलिए कवि चाहते हैं कि वे अपनी आत्मकथा लिख करके दुख को और अधिक न बढ़ाए और ऐसे क्षणों को सबके सामने नहीं लाए। छोटे से जीवन की, आगे कहा है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई ये मेरी मौन व्यथा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत अल्प रहा है, छोटा सा है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ और मृत्यु असमय ही तपेदिक के कारण अर्थात टीवी की बीमारी हो जाने के कारण 1937 में ही वो चल बसे। तो उनके जीवन की बहुत छोटा सा जीवन है, छोटे से जीवन की वो बड़ी बड़ी कथाएं उनके पास नहीं हैं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या ये ठीक नहीं होगा कि मैं औरों की कहानियां सुनूं और खुद मौन रहूं? इससे तो अच्छा मेरे लिए यही है कि मैं अपने बारे में तो चुप रहूं और दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। कवि अपने मित्रों से कहता है कि भला
तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे? उसमें तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है और कभी मैंने कोई महानता भी प्राप्त नहीं की है, कोई बड़ी उपलब्धि भी मेरे पास नहीं है जिसके अनुभव में लिख सकूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है। लोगों को भाने वाला और प्रेरणा देने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी आत्मकथा तो दुखदायी रही है। उनका जो जीवन है कष्टों और वेदनाओं से भरा हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है कि अभी समय भी नहीं? उत्तर है, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वे अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। कहाँ तक सीमित रखना चाहते हैं? खुद तक। इसलिए कवि कहते हैं कि उनके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति याद को, पाथे संबल सहारा, तो यादों को सहारा बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथे बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग की प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथे यात्रा में यात्री को सहारा देता है, संबल देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट हमें करने हैं। मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया और आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आइए भाव लेते हैं। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन हमेशा उस दुख से वंचित अर्थात दूर रहा। सुख उसके बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया, कि सुख को वो पाना ही चाहते थे कि वो बहुत दूर चला गया। दूसरी पंक्तियां हैं जिनका भाव हमें स्पष्ट करना है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इनका भाव है, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी जो प्रेमिका है उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनके प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि ऊषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल उजली हुई गाथा कथा की तरह हैं। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। छठा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की जो काव्य भाषा है उसकी विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो भाषा की विशेषताएं हमें बतानी हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। ये उदाहरण हम दे सकते हैं। मानवीकरण शैली को छायावाद की प्रमुख विशेषता का मानवीकरण शैली जो छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है, इसका प्रयोग किया गया है। जैसे अरी सरल ते तेरी हंसी उड़ाऊं में, जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं पर जब मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सरलता जो है उसकी हंसी उड़ाने की बात कही गई है, सरलता पर मानवीय गुणों का आरोप किया गया है कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और अगली विशेषता है तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। कौन से शब्द? तत्सम, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द। जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, तो अनंत नीलिमा, असंख्य, ये तत्सम शब्द हैं। अगली विशेषता है गीत में गय और छंदबद्ध है। गीत में क्या है? गयता है, गा सकते हैं, और छंदबद्धता है। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। अगला प्रश्न है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने अपने सुख के स्वप्न को कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि के सुखद स्वप्न में उन्हें अपने प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई, अर्थात पास आने से पहले ही वो दूर चली गई, और चांदनी रात में प्रेमिका के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई। उन मीठी बातों का कोई अर्थ नहीं निकला। 8वां प्रश्न है इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक हमें मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जयशंकर प्रसाद जी, हमें पता है कि छायावादी काव्य के प्रवर्तक हैं। उनका जीवन सादगी भरा रहा। उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया। वे विनम्र स्वभाव के थे। दिखावे नाम की कोई चीज़ उनके जीवन में नहीं रही। उन्होंने धोखे खाए परंतु अपनी सरलता और भोलापन नहीं छोड़ा। अपनी कमजोरियों को वो सबके सामने लाने में वे हिचकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कर वे उपहास का पात्र बन जाएंगे। वे अपने दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते थे। अगला प्रश्न है 9वां, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे? तो हम महान व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे, जैसे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी, प्रेमचंद जी, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि। तो यहाँ हमारा अध्याय पूर्ण होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।